कि 45 दिनों में आप फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री 45 दिनों में हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, ये कि फिजिकल केमिस्ट्री के आखिरी 2 महीने कैसे प्रिपरेशन में बिताए जाएँ, एग्जाम स्ट्रक्चर को कैसे क्रैक किया जाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे कि यहाँ पे भी ये तीनों टॉपिक्स मिला के 7 से 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 6 टॉपिक्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस करोगे तो मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे स्कोरिंग टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, ये मैं हमेशा इसको कहता हूँ, जेआरएफ की गारंटी आपको यहाँ पे मिल रही है। ओके, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पे आप देखने वाले हो कि 45 दिनों में आप फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कैसे प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, तो इन 45 दिन, अगले आने वाले 45 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़े से राज खोलेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के आखिरी 2 महीने कैसे प्रिपरेशन में बिताए जाएं, कैसे उनका 100% उपयोग किया जाए। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री ये टॉपिक मुझे पता है कि आप सब लोगों को चैलेंजिंग लगता है, स्पेशली आखिरी 2 महीने में आपके दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं इस टॉपिक का नाम सुनते ही। तो थोड़ा सा वो वहां पे शांति आपको देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, तो हाउ टू कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 45 डेज। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी है, कंप्लीट करना भी है कि नहीं, ये भी तो बताऊंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये देखिए। ठीक है, सिलेबस, एग्जाम ट्रेंड्स और एग्जाम स्ट्रक्चर, ये 3 चीजें हैं। सिलेबस और एग्जाम ट्रेंड्स ये सबसे पहले देखना है। ठीक है, अब सिलेबस तो आपने देखा हुआ ही है, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको पता होगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स में क्या क्या सब टॉपिक्स है, ये मेजरली आपको पता होगा, फिर भी उसका भी रिवीजन करेंगे। बट मोर इम्पोर्टेंटली एग्जाम ट्रेंड्स का फायदा कैसे उठाएं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और फाइनली एग्जाम स्ट्रक्चर को कैसे क्रैक किया जाए ताकि जो जो एग्जाम का पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कैसे निचोड़े जाए, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्वांटम और स्पेक्ट्रा, ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक है ऑफ कोर्स। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने कंबाइन किया है, तो पार्ट बी में 3 क्वेश्चंस, पार्ट सी में 7 क्वेश्चंस, कई बार इससे थोड़े ज्यादा भी आते हैं। ठीक है, एक बार क्वांटम केमिस्ट्री के ही 9 क्वेश्चंस आए थे और स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3, तो 12 क्वेश्चंस तक जा सकता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने देखा है। तो ये मैक्सिमम वेटेज का टॉपिक है। इसके साथ साथ हाईएस्ट वेटेज किसका होता है, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पे भी ये तीनों टॉपिक्स मिला के 7 से 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है वो है थर्मोडाइनेमिक्स का। ठीक है, और ये टॉपिक थोड़ा सा डेंजरस टॉपिक है क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली उस मेहनत के कंपैरिजन में वेटेज कम है। क्वांटम में वैसा नहीं है, काइनेटिक्स में वैसा नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जितनी मेहनत करोगे उतनी कम ही पड़ेगी। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा हमेशा अलग सेक्शन में रखता हूँ, बट मेरा टिपिकली हमेशा सजेशन क्या होता है कि क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, काइनेटिक्स, सरफेस और पॉलीमर, ये 2 टॉपिक जरूर करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और ग्रुप थियरी, ये टॉपिक्स भी करने हैं। ठीक है, सो ये 5-6 टॉपिक्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस करोगे तो मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि वेटेज और आपकी मेहनत, इसका एक अच्छा बैलेंस इन सारे टॉपिक्स में है। ठीक है, फिर कौन कौन से टॉपिक्स छोड़े हैं, थर्मोडाइनेमिक्स का। ठीक है, अब थर्मोडाइनेमिक्स का टॉपिक छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक भी सवाल नहीं करना है। थर्मोडाइनेमिक्स के 11-12 स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन है उतना करके जाओ, उतना तो आपको आता है, 12वीं में किया है आपने, तो उतना सा पार्ट कर दिया तब भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है थर्मोडाइनेमिक्स का। और कई बार हमारा लक इतना अच्छा होगा कि वो जो क्वेश्चन बन जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का, वो पार्ट सी का 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। जैसे
एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया था और एरिया कैलकुलेट करते ही वर्क डन मिल जाता है। ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आप 11th-12th में भी सॉल्व कर चुके हो। तो सिर्फ उतना एनसीईआरटी का थर्मोडायनेमिक्स किया तो भी काफी है। बाकी का करना है कि नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको अगर आसान लगा तो करिए। ग्रुप थियरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे स्कोरिंग टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, ये मैं हमेशा इसको कहता हूँ। ठीक है, नसीब अच्छा हो तो पार्ट सी में 2 सवाल आएंगे और पार्ट बी में 1 सवाल नॉर्मली आता है। ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स का वेटेज ग्रुप थियरी का भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, और टिपिकली 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, सेम सिलेबस सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में छोटा सा 10% एक्स्ट्रा, 10-15% एक्स्ट्रा टॉपिक है जो बीएससी या एमएससी लेवल का है। बाकी सब 12th स्टैंडर्ड लेवल का ही है, तो आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी बचा डेटा एनालिसिस, इक्विलिब्रिया, गैसेस सॉल्यूशन, जितना कर सकते हो उतना करो, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट, तो ये है ओवरऑल वेटेज। और हमने देखा कि क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कुल मिला के 34 मार्क्स तक जा सकता है। काइनेटिक सरफेस पॉलीमर ये 24 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10 मार्क्स, ग्रुप थियरी के 10 या 12 मार्क्स, ठीक है, और सॉलिड स्टेट के 6 मार्क्स। ठीक है, कुल मिला के कितने हुए? 34, 58, 68 से 80 और 86। ठीक है, सो टोटल हम देख रहे हैं 86 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट क्या इसमें से सब कुछ अटेम्प्ट करना है? नहीं, इसमें से भी चुन चुन के अटेम्प्ट करना है, तो वो भी कैसे ये भी देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का नेचर क्या है ये देखिए। ठीक है, पार्ट ए में एप्टीट्यूड आता है, 15 क्वेश्चंस करने होते हैं मैक्सिमम आउट ऑफ 20। ये आपको अप टू 30 मार्क्स टोटल दे सकते हैं। पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40, ये आपको टोटल 70 मार्क्स दे सकते हैं। पार्ट सी में 25 आउट ऑफ 60, ये आपको 100 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, बट इतने सारे मार्क्स लाना जरूरी है क्या? तो नहीं, आप चॉइसेस देखो, 40 में से 35 करने हैं, 60 में से 25 करने हैं। ठीक है, सो इसीलिए आपका एक्चुअल टारगेट कितना होना चाहिए? पार्ट ए से 10 मार्क, पार्ट बी से 40, पार्ट सी से 80, तो 130 मार्क्स अगर मिल गए तो यहाँ पे टिपिकली आप कहोगे कि जेआरएफ गारंटीड है। जेआरएफ की गारंटी आपको यहाँ पे मिल रही है। ओके, तो 130 मार्क्स का अगर टारगेट लेकर चले तो ये तो हुआ पूरा पूरा केमिस्ट्री का टारगेट। बट फिजिकल केमिस्ट्री का क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पार्ट बी में 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 7 से 10 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए मिनिमम। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम इतने तो करिए। पार्ट सी में 6 से 12 क्वेश्चन करो। ठीक है, तो मतलब यहां पे आपको मिल जाएंगे 14 टू 20 मार्क्स, यहां पे आपको मिल जाएंगे 24 टू 48 मार्क्स। ठीक है, सो जिनका फिजिकल केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक ही है, टोटल आपको मिल सकता है 14 प्लस 24, 48 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, ये इजीली मिल सकते हैं, ये मैं बता रहा हूं। जो थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस भी करेंगे, थोड़ा सा मेहनत भी लेंगे, उनको 20 प्लस 48, 20 प्लस 48, 68 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ठीक है, 14 प्लस 24 कितना होता है? 48 नहीं, 38 होता है, सो सॉरी, ये 38 बन जाएगा। ठीक है, तो 40 टू 70 मार्क्स का ये एक रेंज है जो मिनिमम रेंज है। ये मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई मतलब क्या कि फोकस से रात रात भर जाग के वैसी वाली पढ़ाई नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। जो आता है उस पर फोकस किया, जो नहीं आता है छोड़ दिया, साइड में रख दिया, इस तरह की पढ़ाई की है, तो आपको 68 मार्क्स सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से मिल सकते हैं। कट ऑफ टिपिकली 120 के आसपास आता है, तो आधे मार्क सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा टारगेट लेकर चलिए। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री टफ जाता है, मगर नॉर्मली क्या होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिलकर क्वालिफाई कर पाना मुश्किल होता है सिर्फ 2 सब्जेक्ट से,
तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज आपको मिलेगा। तो मिनिमम पार्ट बी से 7 क्वेश्चन कर लो, मिनिमम पार्ट सी से 6 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 14 क्वेश्चन प्लस 14 मार्क्स प्लस 24 मार्क्स, 38 मार्क्स तो मिल जाएंगे, 40 पकड़ लो। तो 120 का 1/3 फिजिकल केमिस्ट्री से आ सकता है, ठीक है। टफ होगा तो भी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 13 में से 7 क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाएंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल होंगे पार्ट बी में। पार्ट सी में आउट ऑफ 20 5 या 6 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल होते हैं। तो कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना जरूरी है। उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और प्रायोरिटी क्या है, सो प्रायोरिटाइज करना जरूरी है टॉपिक्स, ठीक है। सो हमने स्टार्टिंग में देखा कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है नहीं है, यह आपके ऊपर है। इक्विलिब्रिया, गैसेस, डेटा एनालिसिस, सॉल्यूशंस आपके ऊपर है। बाकी सारे टॉपिक्स करने जरूर है, बट इसका मतलब ये है क्या कि क्वांटम केमिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना लोड लेना ही नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री में जो जो पार्ट्स टफ लगते हैं वो छोड़ दो, मगर जो आसान है वो जरूर करो। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम केमिस्ट्री में 1D बॉक्स का अगर देखा, वेव फंक्शंस, उसके ग्राफ्स, ये टिपिकली बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ्स जिन्होंने छोड़ा हुआ होता है, उनको टफ जाता है। बट बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एनर्जी लेवल है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस पूछा है, ऐसे वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो मान लो क्वांटम केमिस्ट्री छोड़ना है क्या, तो बिल्कुल नहीं। क्वांटम केमिस्ट्री में 1D बॉक्स छोड़ना है क्या, तो बिल्कुल नहीं। बट 1D बॉक्स में मान लो वेव फंक्शंस वाला पार्ट आपको टफ लगता है, वो छोड़ दो। बट 1D बॉक्स में ही एनर्जी लेवल्स वाला पार्ट आपको आसान लग सकता है, वो कर लो, ठीक है। सो पूरा टॉपिक, पूरा सब टॉपिक कभी नहीं छोड़ना है। हर सब टॉपिक में करने लायक सवाल आते हैं, ठीक है। हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में सॉल्व करने लायक सवाल आते हैं, तो वो करिए। सारे ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए हमेशा यूट्यूब पे लेकर आता ही रहूंगा, ठीक है। सो ये इन टॉपिक्स का प्रायोरिटी चेक करना जरूरी है, कौन से टॉपिक्स आपके लिए आसान है, कौन से टॉपिक्स आपको टफ जाते हैं, ठीक है। सो ये कर लीजिए, और हाई वेटेज टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हाई वेटेज टॉपिक्स आपको मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ हमेशा ध्यान दीजिए, हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा है बैलेंस्ड अप्रोच रखना जरूरी है, ठीक है। कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे आपका फोकस है, फिर भी फिजिकल करना है। फिजिकल करना है इसका मतलब ये नहीं पूरा करना है, ठीक है। सारे टॉपिक्स करो, बट हर टॉपिक का इजी पार्ट करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पूरा का पूरा टॉपिक छोड़ दिया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। और एट द एंड ऑफ द डे जितना बनता है उतना करना है, ठीक है। प्रिपरेशन किसी का कंप्लीट नहीं होता है, ना ही किया हुआ प्रिपरेशन वेस्ट होता है। तो प्रिपरेशन करना है, उसमें कितना समय देना है ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी तय करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर आपने अच्छे से किया है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टाइम निकालना जरूरी है। चाहो तो अगर 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, कम से कम 1 घंटा तो निकालो, ठीक है। क्योंकि आपका प्रायोरिटी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, मगर फिजिकल के लिए भी कम टाइम निकालो, मगर टाइम निकालो। एप्टीट्यूड के लिए भी 1 घंटा निकालो, और बाकी जो समय है वो आपके मेन सब्जेक्ट्स पे दो। जो तीनों सब्जेक्ट या चारों टॉपिक, चारों सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स चुन चुन के लेने हैं, ठीक है। और फाइनली ये रिवीजन करते वक्त क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना जरूरी है। सिर्फ रिवीजन नहीं लिखा है, रेगुलर रिवीजन लिखा है, मतलब रोज का रिवीजन होना चाहिए, रोज का एक रिवीजन प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है। और रिवीजन प्लान मतलब क्या है, आपके नोट्स लेकर बैठो और बैठ के रटना नहीं है, सिर्फ पन्ने पलटने हैं, ठीक है। कई बार ना जो फॉर्मूला होता है वो रोज एक एक बार पढ़ के भी याद हो जाता है, आपको बैठ के रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रोज बैठकर पन्ने पलटने हैं, क्या क्या लिखा है एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेना है, याद रखना नहीं है, पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे की बात कर रहा हूँ, खाना खा के आ गए घर, घर पे फोन कर लिया, घर पे बात कर ली, या घर पे ही हो तो थोड़ा सा समय बिता दिया फैमिली के साथ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको
पन्ने पलटने हैं। जो भी टॉपिक आपका आज रिवीजन का टॉपिक है, मान लो आज आपका ग्रुप थियरी का टॉपिक है, तो ग्रुप थियरी का नोट्स ले लो, पढ़ लो कि ऑपरेटर्स क्या हैं, कौन कौन से पॉइंट ग्रुप्स है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, पढ़ लो। बंद कर दिया, सारी लाइटें बंद कर दो, फैन चालू कर लो, सो जाओ। ठीक है, सो जाओ मतलब क्या है, लेट जाओ, फोन बंद करके साइड में रख दो। गाने सुनने हैं, गाने चलाओ, बट आंखें बंद करके। जिनका ख्याल मन में आता है उनका ख्याल तो आने दो, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने अभी 10 मिनट पहले पढ़ा था, कितना याद है, याद करने की कोशिश करो। याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से ये रिपीट करना है, याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या क्या भूले थे ये एक बार आपको पता चल गया तो वो सब याद रह जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ाई करते हो, सिर्फ किताबों के सामने, नोट्स के सामने बैठना ये पढ़ाई नहीं होता है। कई बार पढ़ाई बंद आंखों से ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, सो ये एक नया ट्रिक आप ट्राई करके देखिएगा, एक हफ्ता ट्राई करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि काम किया कि नहीं, काम पक्का करेगा। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन अ फ्यू सब टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स है, कुछ सब टॉपिक्स है, उन पे फोकस करिए, वो सबसे बेहतर करिए कि उस पर सवाल आया तो जवाब आप दे ही पाओगे, इतना अच्छा करना है। फिर चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का सिर्फ 40% ही क्यों ना हो, सिर्फ 30% ही क्यों ना हो, सिर्फ 20% ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं। जितना करोगे परफेक्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मान लो 10 मार्क का फिजिकल केमिस्ट्री आपने कर लिया, सिर्फ एक पार्ट बी का क्वेश्चन आ गया, 2 पार्ट सी के क्वेश्चन आ, काफी है। एलएस और जेआरएफ के कट ऑफ का फासला यही 10 मार्क्स होते हैं। ये 10 मार्क्स आपका एलएस का जेआरएफ में कन्वर्जन कर देंगे। ठीक है, सो ये मेन और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, फोकस ऑन अ फ्यू सब टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट, डू देम बेटर देन एनीवन एल्स। ठीक है, और ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये टाइम टेबल क्रिएट करना है, बट टाइम टेबल क्रिएट करते वक्त ये याद रखना है कि आज क्वांटम केमिस्ट्री पूरा करके सोएंगे, ये टारगेट नहीं रखना है। उसमें रखो कि भाई आज 1D बॉक्स करेंगे, एसएचओ करेंगे, टाइम मिला तो रिजिड रोटर भी करेंगे, टाइम मिला तो हाइड्रोजन एटम भी कर लेंगे, बट हमारा टारगेट है सिर्फ 1D बॉक्स और 1D एसएचओ, इतना करके हम सो जाएंगे। ठीक है, अचीवेबल टारगेट्स रखो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, प्लान हम बनाते हैं, ठीक है, कि 60 दिन है, फिजिकल केमिस्ट्री के 10 टॉपिक है, हर टॉपिक के लिए 6-6 दिन, 6 दिन बाद पता चलता है एक भी टॉपिक नहीं हुआ है, एक महीने बाद पता चलता है कि 5 टॉपिक होने थे, सिर्फ एक ही हो पाया है। ठीक है, सो ये प्लान क्यों बिगड़ता है, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि क्वांटम केमिस्ट्री 6 दिन में कंप्लीट करो। ठीक है, ऐसा टारगेट मत रखो। ठीक है, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री 6 दिन में नहीं, 2 दिन में या 3 दिन में करना है, बट बाकी 3 दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देने हैं। कभी कभी 3 से ज्यादा लगते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री बोरिंग टॉपिक है, बट हायर वेटेज टॉपिक है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय दो क्वांटम केमिस्ट्री, 10 दिन ले लो। ठीक है, बट जैसा हमने कहा, कुछ ही सब टॉपिक करने हैं मगर वो बहुत अच्छे करने हैं, इसीलिए ज्यादा समय लगा, नो प्रॉब्लम। सिलेबस पूरा नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। जितना हुआ है बहुत अच्छे से करना है, हाई वेटेज टॉपिक से करना है, ताकि उन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो अचीवेबल टारगेट सेट करो और प्लान्स बनाओ। दूसरा है डिसिप्लिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज करना है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। खरगोश और कछुए की कहानी याद रखिए। ठीक है, आखिर में 10 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ लेंगे, ये जो तय करके सो जाते हैं अभी, वो रेस हारते हैं। मगर वो कहते हैं कि चलो फिजिकल केमिस्ट्री पूरा नहीं हो पाया, आधे घंटे में जितना हो सकता है उतना करेंगे, मगर रोज करेंगे, ऐसा कह के जो शुरुआत करते हैं वो रेस जरूर जीतेंगे। ठीक है, सो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रोज करना है, थोड़ा थोड़ा करना है चाहो तो, बट रोज करना है। ठीक है, एक भी दिन का गैप ना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, ना कहना सीखो। किसको ना कहना है, पढ़ाई को ना नहीं कहना है। ठीक है, ना कहना है डिस्ट्रैक्शन से। उन दोस्तों को ना कहना है जो आपको आके टेंशन देते हैं, अरे तूने ये पढ़ा क्या, अरे इसका वेटेज ज्यादा आता है, राजीव सर ने ये कहा है कि ये करना ही चाहिए। किसी और की नहीं सुननी है, खुद की सुननी है।
ठीक है, खुद के मन में क्या है, ये टॉपिक आपको आसान लग रहा है क्या, ठीक है करिए। ये टॉपिक आपको टफ कर लग रहा है क्या, फिर चाहे राजीव सर ने आसान ही क्यों ना कह दिया हो उसको, आपको टफ लग रहा है, आपको छोड़ना चाहिए। राजीव सर ने किसी टॉपिक को मुश्किल कह दिया, आपको आसान लग रहा है, आपको करना ही चाहिए। ठीक है, अपने मन की सुनो, बाकी किसी के मन की नहीं। ठीक है, और जो आपको कुछ और सुनाता है, ना कहना सीखो। नहीं भाई, मुझे इस फंदे में नहीं पढ़ना है, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं या जानती हूं, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मेरे पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। ठीक है, सो डिस्ट्रैक्शंस को ना कहो। ठीक है, यूट्यूब ये सिर्फ पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, इसीलिए हम बार बार हर लेक्चर में कहते हैं कि लाइक करो। लाइक करोगे तो यूट्यूब को समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ाई के लेक्चर और देखने हैं, पढ़ाई के वीडियोस देखने हैं, तो वो वही वीडियो सजेस्ट करता रहेगा। तो लाइक करते जाओ पढ़ाई के वीडियोस, तो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चल रहा है, बंद करो, रोक लो। ठीक है, काम की चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजों को ना कहना सीखो। से नो टू एवरीथिंग एल्स। ठीक है, दोस्त बोल रहा है चल आज दिन भर पढ़ाई कर ली, घूमने चल, क्या करना है, ना नहीं कहना है, उस टाइम पे ना नहीं कहना है। 1 घंटा घूम के आना है, दिमाग को रेस्ट भी जरूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरत है, पॉजिटिव पीपल जरूरत है। ठीक है, तो अगर दिन भर पढ़ाई कर ली, दोस्त आके बोलते हैं कि चल घूम के आते हैं, तो घूमने चले जाओ। 1 घंटा, सिर्फ कहना क्या है, 1 ही घंटा घूमेंगे, उससे ज्यादा नहीं घूमेंगे, या आधा घंटा, आपका जो भी लिमिट आपने तय किया है उतना ही घूम के वापस आ जाओ, फिर से काम पे लग जाओ। ठीक है, सो बैलेंस कहीं भी छोड़ना नहीं है, सारी चीजें करनी है जो आप नॉर्मली करते हो, खाना खाओ, टीवी देखो, यूट्यूब देखो, कितना करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्रायोरिटीज तय करो, ना कहना सीखो, जो आपको आपके रिजल्ट्स के लिए जो अच्छा नहीं है उसको ना कहना सीखो। ठीक है, और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी 2 महीने में प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक एग्जाम सॉल्व करना। इससे आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना कवर हुआ है, रिवीजन हुई है क्या, रिवाइज करने के बाद भी क्वेश्चन गलत आ रहे हैं क्या, और वो गलत क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहिए ताकि एग्जाम में यही गलती दोबारा रिपीट ना हो। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो। ठीक है, एग्जाम के स्ट्रेटेजीज भी आप तैयार कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों का होता है कि पार्ट सी से शुरू करो, कुछ लोगों का होता है कि पार्ट ए से शुरू करो। जो भी आपको स्ट्रेटेजी करनी है, ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या काम करता है। तो 2 या 3 टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी, एक टेस्ट को सी से शुरू करके देखो, एक टेस्ट को बी से शुरू करके देखो, एक टेस्ट को ए से शुरू करके देखो। जो टेस्ट आपका सबसे बेस्ट जाता है वही आपका स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सो किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, आप ही खुद कर सकते हो। आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब करने के बाद ना आपको जो इम्प्रूवमेंट नजर आएगा आपके स्कोर्स में, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक बढ़ जाएगा कि एग्जाम के दिन का डर ही मिट जाएगा आपका। आप जाओगे, बोलोगे कि ये मैं क्वालिफाई करके रहूंगा और या रहूंगी, और अच्छा रिजल्ट लेकर ही वापस आओगे आप। ठीक है, और इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी सॉल्व कर रहे हो, जो फीडबैक आपको मिल सकता है हमसे कि कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे कौन कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है, ये सारा जो फीडबैक आपको मिल सकता है, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों से ना सीखना ये गलत है। ठीक है, तो गलतियों से सीखने का यही सबसे बेस्ट मौका है। ओके, और इसके लिए हम भी आपके लिए एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, इसके लाइव वीडियो डिस्कशंस रहेंगे, और वहां पे जो ये लास्ट वाला पार्ट हमने कहा था फीडबैक का, वो फीडबैक आपको इन सेशंस में मिल सकता है। तो सारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस है, सारे CSIR नेट पैटर्न के हैं, बट PYQs नहीं है। ऐसे बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 1-2 ही टेस्ट हुए हैं, आपके पास समय है अभी तक, अभी भी कवर अप करने का। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। यहाँ पे नीचे फोन नंबर भी दिया है, इस फोन नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हो, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा जो पीरियोडिक पाठशाला का ऐप है वो भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि मैं रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ता था, रात को बेहतर पढ़ाई होती है, झूठ बोलते हैं। उनका क्वालिफिकेशन होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भाई नींद ही तो ज़रूरी होती है चीज़ें याद रखने के लिए। हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्जन सोते वक्त ही करता है। तो नींद का समय बिगड़ गया तो समझो जो पढ़ा है वो सारे भूल गए। ठीक है, और नींद का समय मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटे सोना है तो 8 घंटे कभी भी सोया तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। 8 घंटे मतलब रात को 2 बजे से सुबह के 10 बजे नहीं। 8 घंटे मतलब टिपिकली 10 या 10:30 बजे सो जाओ, 6 साढ़े 6 बजे उठ जाओ, ये 8 घंटे, इन्हीं 8 घंटों में सोना है। तब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्जन होता है ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली होता है रात को 10 से 12 के बीच में। ठीक है, हमारा बॉडी साइकिल है, बॉडी क्लॉक है, वो सनलाइट के ऊपर बेस्ड है, ना कि आप कब सोते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो आप अब तक रोज रात को 2 बजे सोते आए हो, फिर भी एक हफ्ता रात को 10 बजे सोने की कोशिश करो, सो जाओगे तो नींद आएगी आपको। ठीक है, सो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्जन मतलब जो पढ़ा है वो लंबे समय तक आपको याद रहे, ये कब होता है? ये रात को 10 से 12 के बीच में होता है। तो मान लो आप 11 बजे सो गए तो 1 घंटा आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो 1 घंटे का मेमोरी आपका चला गया है, वो याद नहीं रहेगा। और अगर आप 12 बजे सो गए तो फिर आप वही स्टूडेंट रहोगे जो आके पूछते हैं कि सर पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप लेट सोते। ठीक है, तो टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। एडिक्वेट रेस्ट, बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, सो एडिक्वेट रेस्ट में सही समय पे सोना और सफिशिएंट अमाउंट में सोना। मेरा नॉर्मली ये एडवाइस होता है कि 10 बजे लाइट बंद कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो और लेटे रहो वहां पे अंधेरे में। कैसे नींद नहीं आती है मैं भी देखता हूँ। हम फोन उठाते हैं और नींद चली जाती है। ठीक है, हम लाइट जलाते हैं, नींद चली जाती है। ऑलराइट, फोन सारे स्क्रीन्स बंद करके, आंख बंद करके रिवीजन करते करते बैठ जाओ, लेटे रहो, क्या नींद आएगी? रिवीजन करने से बहुत नींद आती है, पढ़ाई के बारे में सोच के ही नींद आती है हमें। वही होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो टाइम पे सोना स्टार्ट करिए, एडिक्वेट रेस्ट जरूरी है। ठीक है, और 10 साढ़े 10 बजे सोना है इसका मतलब 6 बजे उठना है ऐसा नहीं। मैं तो कहता हूँ अलार्म क्लॉक है वो बंद करके साइड में रख दो, उसके सेल निकाल के साइड में रख दो, आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आपका ब्रेन आपको जगा देगा। आपके ब्रेन को पता है कि कितनी नींद जरूरी है, अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 बजे सो जाओ, जब नींद खुलेगी उठ जाओ, नो प्रॉब्लम। अलार्म क्लॉक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नींद भी पूरी हो जाएगी और आप नोटिस करोगे कि आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या है? एक ही तरह का खाना, रोज नूडल्स खा रहे हैं, रोज मोमोज खा रहे हैं, ऐसा नहीं। बैलेंस डाइट आपके घर में जो मिलता है वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, बैलेंस डाइट रखिए, ये भी ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। अब कौन सी चीज में क्या होता है? सिर्फ नूडल्स अगर खाए तो नूडल्स में क्या ही होता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्ब्स कितने होते हैं, विटामिन होते भी हैं या नहीं, ये सब आपको पता है, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। तो मतलब मैं नूडल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, एक आध दिन नूडल्स खा लो, रोज रोज मत खाओ, सिर्फ नूडल्स पे जिंदा मत रहो। एक बैलेंस्ड डाइट लो। ठीक है, अच्छा खाना खाओ, सही टाइम पे सो जाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करना जरूरी है। मतलब टहलने चले जाओ, जो मैं कहता हूँ ना कि दिन भर पढ़ाई की है, दोस्तों के साथ टहलने चले जाओ, उतना एक्सरसाइज भी काफी है 2 महीनों के लिए। जिम जाना जरूरी है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जा रहे हो तो कंटिन्यू करो, जाना शुरुआत करो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, नॉर्मल हल्का फुल्का एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट करते रहो, उतना काफी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छे लोगों की संगत रखो, पॉजिटिव लोगों की संगत रखो। आपके माँ बाप जितना पॉजिटिव कोई नहीं होता है, उनसे बात किया करो रेगुलरली, ये भी चलेगा। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया को ना कहना सीखो। ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। फॉर 45 डेज, 45 दिन की बात है, उसके बाद अगेन है ही आपका इंस्टाग्राम शुरू हो जाएगा, व्हाट्सएप शुरू हो जाएगा, जो भी सोशल मीडिया आपको चाहिए वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, 45 दिन से अ बिग नो टू सोशल मीडिया। ठीक है,
सो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ही, हम सब लोग आपके साथ हैं ही। आपको सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क किया तो काफी नहीं है, इसमें सिर्फ स्मार्ट वर्क किया तो भी काफी नहीं है, दोनों ही करना है। और कैसे करना है हमने आज ही देखा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस में लाने वाला हूँ। यूनिट कन्वर्जन्स कैसे करते हैं ये भी वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ। इसके साथ साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए भी एक वीडियो आएगा। और कौन कौन से शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।